सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्ता ऑनलाइन चैनल। आप देख रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का आगामी यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का ये पार्ट 1 सीरीज है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें हमने बता रखा है। देखें, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नामनक्लेचर लिखना है। जो आपके लास्ट चैप्टर है पार्ट 1 केमिस्ट्री का उपसंयोजन यौगिक, उसमें से आपको आईयूपीएसी कोई न कोई क्वेश्चन आता है इस पर आधारित। ठीक है, यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन दिया है कि K3FI ऑक्जेलेट इसका पूरे का होल थ्राइस। अब इसको क्या करना है, आईपीएससी नामनक्लेचर करना है। तो आईपीएससी नामनक्लेचर करने के लिए हम लोग सबसे पहले धनायनों का नामनक्लेचर करते हैं, इसके बाद ऋणायनों का। देखिए कोष्टक से पहले यदि पोटेशियम आ गया तो पोटेशियम पर पॉजिटिव साइन होता है, ये धनायन हो गया। बाकी शेष अंदर की चीज़ें क्या होती हैं, ऋणायन। ठीक है, तो इसका हम नामनक्लेचर करेंगे, हो जाएगा पोटेशियम। इसके बाद ऋणायनों में हम सबसे पहले ये है आपके लिगेंड का नामनक्लेचर करते हैं। ये आपका केंद्रीय धातु हो जाएगा, ये लिगेंड होगा। लिगेंड पर ये संख्या जो लगी है इसको ट्राई और टेट्राहेक्सा इत्यादि पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड। ये थर्ड क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली जाती है। ठीक है, अब चूंकि ये रिडायन है तो रिडायन होने पर ऑक्जेलेट को ऑक्जेलेटो पढ़ते हैं और आयरन को फेरेट पढ़ते हैं। लुक्सिट तो पोटेशियम धनायन है, इसको हम लोग धनायन का नामनक्लेचर करने के बाद तब ऋणायन का करते हैं। और यहाँ पर जो सेंटर वाला एटम आयरन होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं, उसको रोमन में लिखते हैं। अब ये थर्ड कैसा है आप चेक कर लें। पोटेशियम का +1 होता है, 3 का गुणा कर देंगे +3, प्लस इस आयरन का x मान लेंगे जो कि सेंटर एटम है, इसी की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके रोमन अंक में लिखा जाता है कोष्टक में, छोटे कोष्टक में। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्जेलेट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2 होती है। 3 लगा है तो 3 का गुणा कर देंगे, बराबर 0 किया जाता है। पक्षांतर करके इसकी हम रोमन ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 3 निकाल लिए, इसको रोमन अंक में लिख लिया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो आयरन। आयरन को हम फेरेट पढ़ेंगे इसमें, तो ऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड। इसी प्रकार सेकंड देखें, ये दिया है आयरन, यहाँ पर H2O लगे है। H2O केमिस्ट्री की भाषा में आईपीएससी में एक्वा बोलते हैं, ये क्लोराइड है, करेक्ट। तो इसमें ये चूंकि क्लोराइड आपका ऋणायन है, बाकी शेष अंदर का क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इन्हीं धनायनों का ही नामनक्लेचर करेंगे और इसमें धनायनों में लिगेंडों का, तो लिगेंड यहाँ से पकड़िए, ये लिगेंड है, सेंटर एटम केंद्रीय धातु है। तो 6 लगा है तो हेक्सा पढ़ेंगे, हेक्सा, इसको H2O को एक्वा बोलते हैं, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका 0 होता है, Cl का -1 होता है, निकालेंगे तो थर्ड आएगा। तो हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आ चुके हैं पिछले प्रीवियस ईयरों में 2020 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट इक्वेशन और सेल का ईएमएफ माने विद्युत वाहक बल की गणना करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हर वर्ष यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखें यहाँ पर ये आपका इक्वेशन दे दिया है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम सॉलिड है, ये Mg2 पॉजिटिव में बदल रहा है। ठीक है, ये चार्ज में बदल रहा है और इसको सेल के द्वारा दिखाया गया है। अब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, अब ये सॉलिड स्टेट में बदल रहा है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। तो ऐसे समीकरण को हम पहले चेक करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह एनोड पर होती है, जिसका रिडक्शन होता है वह कैथोड पर होती है। तो दिए गए यह इक्वेशन ये बता रहा है कि जो सॉलिड स्टेट से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में गया, इसका मतलब कि यह इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके यह 2 पॉजिटिव बना रहा है, और आयरन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड स्टेट में आ रहा है। इक्वेशन चेक करें, और इस सेल में हम लोगों को इसकी कंसंट्रेशन देखिए, Mg2 पॉजिटिव का इसका कंसंट्रेशन सांद्रता दे रखा है 0.001 मोलर, और यहाँ पर कॉपर की सांद्रता 0.0001 मोलर दे रखा है। और इनकी जो विद्युत वाहक बल है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो दिया है, इसकी वैल्यू भी दे रखा है यहाँ पर, और कॉपर का भी इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है। तो यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और समीकरण 1 से यह ज्ञात होता है कि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, तो यह ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हमेशा सेल में जो है एनोड पर होती है,
और वहीं जो कॉपर है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में जा रहा है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, अतः इसका रिडक्शन हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। और अपचयन अभिक्रियाएं जो होती हैं हमेशा कैथोड पर होती है यहाँ पर। ये हमें ध्यान देना होगा। अब दोनों इक्वेशनों को जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक कट जाएंगे दोनों तरफ, करेक्ट। अब यहाँ पर जोड़ेंगे और इधर का साइड Mg सॉलिड स्टेट प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस ये कॉपर सॉलिड स्टेट। इनकी मोलर सांद्रता जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, इनकी जो वोल्टता दी गई है वह भी हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को नष्ट इक्वेशन पूछ रहा था, तो नष्ट समीकरण जो होता है विद्युत वाहक बल मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.059 बटे एन। एन क्या है? ये आवेशों की संख्या है जो कि 2 पॉजिटिव दे रखा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक। और इंटू लाग पी बाई आर। पी क्या है? प्रोडक्ट की सांद्रता, और आर क्या है? रिएक्टेंट की सांद्रता। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को विद्युत वाहक बल ई सेल का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू यह निकाल लेंगे। क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो फार्मूला होता है ई इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कैथोड का माइनस मानक इलेक्ट्रोड विभव एनोड पर, ये घटाते हैं। यह फार्मूला याद रखें। और यह राइट साइड में होती है जो कैथोड पर होता है, और यह लेफ्ट साइड में होती है। अब यहाँ पर इनकी जो मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू है ये दे रखा है क्वेश्चन में, करेक्ट। यहाँ पर देखें मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू यहाँ दे रखा है 0.34 और यहाँ पर -2.36। यह जो होता है इस समीकरण में जो है यह कैथोड पर हो रही है क्रिया, जिसकी वैल्यू आपका दिया है 0.34, करेक्ट। और यह जो एनोड पर अब क्रिया हो रही है इसकी वैल्यू आपका दे रखा है यहाँ पर 0.236 -2.36 दे रखा है। और कैथोड जो होता है राइट साइड में ये हो रहा है, राइट साइड में इसकी वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 0.34 मानक इलेक्ट्रोड विभव की, और ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर इसकी भी वैल्यू दिया है। अब इसको हम कैलकुलेट करके घटा लेते हैं, 2.70 वोल्ट आया इसकी वोल्टता। अब जो नष्ट इक्वेशन यहाँ पर दिया है इसमें हम सीधे मान रख देते हैं, विद्युत वाहक बल का मान निकल जाएगा। देखिए इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू अभी अभी निकाली गई, इतना है, और इसकी वैल्यू वहीं रख ले। एन की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, जो आवेश की संख्या है हमेशा 2 है यहाँ पर, तो 2 रखेंगे इंटू लाग पी बाई आर। पी क्या है? प्रोडक्ट की वैल्यू बटे आर क्या है? रिएक्टेंट की सांद्रता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की सांद्रता देखिए दिया है 0.001, ये प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट की यहाँ पर सांद्रता है, करेक्ट। तो नीचे हो जाएगा इस सूत्र के मुताबिक यहाँ पर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे साधारणतया, करेक्ट। यहाँ से देखें वही चीज़ है, इसमें 2 का भाग दिए हैं आप, और यहाँ पर इसको आप कोटिमान में निकालेंगे, 10 के घाते -3 गया, और इसको 10 के घाते -4। अब जब इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो इसमें से घटेगा तो केवल लाग 10 आएगा। लाग 10 की वैल्यू 1 होती है, और इसमें गुणा करके कैलकुलेट कर लें 2.67 वोल्ट इसकी आंसर आया, विद्युत वाहक बल का मान निकला। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं यूपी बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिजेंट क्या है? इसका टेस्ट ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, और यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों पर इसका परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए केमिस्ट्री में जो ल्यूकास रिजेंट होता है वो हम लोग उसको RCl अर्थात एल्किल हैलाइड बनाने के लिए किया जाता है। इसमें HCl और ZnCl2 का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग ल्यूकास रिजेंट बोलते हैं। ल्यूकास रिजेंट का जो कार्य होता है वो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहलों के परीक्षण के लिए किया जाता है। और जो तृतीयक एल्कोहल होता है यदि उसमें हम ल्यूकास रिजेंट को यदि सीधे डाल देते हैं तो विलयन तुरंत ही टर्बिडिटी में बदल जाती है, अर्थात वहाँ धुंधलापन हो जाती है, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाती है। जबकि 2 डिग्री एल्कोहल में जब इस ल्यूकास रिजेंट को हम डालते हैं तो 3 से 4-5 मिनट का वक्त लगता है धुंधलापन आने में, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाती है। वहीं बात करें आपका 1 डिग्री एल्कोहल में जब इस ल्यूकास रिजेंट को डालते हैं तो सामान्य ताप पर कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। HCl और ZnCl2 के मिश्रण को हम लोग ल्यूकास रिजेंट बोलते हैं, और इनका बस कार्य यही है कि डिग्री, एल्कोहल की डिग्रियों के पहचान के लिए, कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है अर्थात, या 3 डिग्री है, तृतीयक एल्कोहल है। और दूसरी बात यह कि एल्किल हैलाइड बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसी भी एल्कोहल पर जब हम इस मिश्रण को मिला देते हैं तो यहाँ से एल्किल हैलाइड बन जाती है और ये वाटर निकल जाता है, ठीक। अब इसके स्थान पर हम R के स्थान पर अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखें इसका
यह दिया गया प्रयोग है कि जब 3 डिग्री एल्कोहल में इस रिएजेंट को यानी इस अभिकर्मक को हम मिलाएंगे Cl+Zn Cl2 को, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं? जब OH सीधे उस कार्बन से अटैच होती है जो कार्बन अपने अन्य 3 कार्बनों से अटैच होगी अपने आसपास, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल होता है। और इस पर यहाँ पर जब ल्यूकास रिएजेंट का प्रयोग किया गया तो वाटर निकला और ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बना लिया, और यह तुरंत ही विलयन ये क्या हो जाएगा? धुंधलापन आ जाता है। सबसे बड़ी रीजन इसमें टर्बिडिटी आ जाती है। और वहीं जब 2 डिग्री एल्कोहल में इस रिएजेंट को जब हम जैसे ही मिलाएंगे तो 3 से 5 मिनट का ये वक्त लेता है धुंधलापन आने में, और ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाता है। इस प्रकार से हमें लिखना है। और जबकि 1 डिग्री में डालेंगे तो समान टेम्परेचर पर कोई भी टर्बिडिटी नहीं आती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ल्यूकास रिएजेंट, ये कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपोहन क्या है, डायलिसिस क्या होता है? यह भी बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपोहन वह मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई अशुद्ध जो विलयन होता है, अशुद्ध कोलाइडी विलयन जो होता है, उसको किसी चर्म पात्र पार्चमेंट पेपर से जब हम लोग गुजारते हैं, उसमें रख करके प्रवाहित करते हैं, तो जो अशुद्धियाँ होती है वह उस चर्म पात्र से बाहर निकल जाती है, जबकि शुद्ध जो साल होता है, विलयन होता है, वो बच जाता है। यही प्रक्रिया जो है अपोहन कहलाती है। अशुद्धियों को दूर करने का ये अच्छा तरीका होता है। इसमें ये जो पार्चमेंट पेपर होता है, पार्चमेंट पेपर जो कि अशुद्धियों को वापस से जाने देती हैं विलयन में, जबकि जो शुद्ध विलयन होता है इस पार्चमेंट पेपर में शेष रह जाता है, वह कोलाइडी विलयन में वापस नहीं जा पाता। यह सिस्टम हमारा क्या होता है? अपोहन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अक्रिय एलिमेंट, अक्रिय तत्व किसे कहते हैं? इनकी क्या खासियत होती है, विशेषता होती है? यूपी बोर्ड में ये भी कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वर्ग 18 में हम लोग पढ़े, वर्ग 18 में जो तत्व होते हैं जो कि किसी से अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उनका जो कोष होता है वो पूर्णतः भरा होता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2 Np6 होती है, यानी कि जो लास्ट कोष होता है वो भरा होता है, न तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे न किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, अतः यह किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उनको उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस भी कहा जाता है। इसको देख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18वें वर्ग में ये पाए जाते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान होते हैं, इसके प्रमुख तत्व होते हैं। इसमें से जो जेनान होता है वह केवल आयरन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, करेक्ट। और इनके कोष जो होते हैं पूर्णतः भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप चेक कर पाएंगे, Ns2 Np6 होती है, अर्थात ये न तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे और न ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। और ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो धनात्मक होता है, अर्थात जब धनात्मक होगा तो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे नहीं, प्राप्त करेंगे नहीं। इसमें से जो जेनान होता है वो ऑक्सीजन और फ्लोराइड से क्रिया करके ये निम्नलिखित प्रकार के यौगिक बनाते हैं। देखिए जेनान फ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान हेक्साफ्लोराइड, ये कंपाउंड बना रहे हैं। वहीं जेनान ऑक्सीफ्लोराइड, जेनान ऑक्सीजन और जेनान ट्राई ऑक्सीजन, अर्थात जेनान ट्राई ऑक्साइड बना रहे हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट।